कार में हमारे भाई, हम यूनिवर्सिटी में इकट्ठे पढ़ा करते थे, सीपीएस साहब सुंदर ठाकुर जी, हमारे मनाली के विधायक सम्मानित छोटे भाई श्री भुवनेश कौर जी, हमारे मंच पर विराजमान सभी अतिथिगण, मनाली के नगर निगम के अध्यक्ष हमारे महंत जी बुद्धि सिंह ठाकुर जो कि हमारी कांग्रेस कमेटी के वाइस प्रेसिडेंट हैं, राम सिंह मियाँ जी जो चेयरमैन है एपीएमसी के, खिमी राम शर्मा जी जो कि हमारे साथी हैं, पूर्व में विधायक रहे हैं, बंजार से कांग्रेस के प्रत्याशी थे, पंकज परमार जी जो कि जिला परिषद अध्यक्ष है, गोपाल कृष्ण महंत जी, परशुराम जी जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे, शेष राम आजाद जी प्रेसिडेंट डीसीसी कुल्लू, हिम सिंह प्रेसिडेंट बीसीसी कुल्लू, रितेश कपरेड जी, सुरेंद्र चौहान जो शिमला से हमारे महापौर है, सर्दी में ये भी बहुत बड़ा कार्निवल करवाते हैं, हमारे सभी विद्या नेगी जी जो कि हमारी महिला कांग्रेस की प्रधान है, तेजा सिंह ठाकुर जी बीसीसी अध्यक्ष बंजार जी, और अरुण ठाकुर जी, श्रीमती विद्या कंवर जी, संजीव गुलेरिया आईपीएमसी के चेयरमैन, राजीव किमटा जी स्पोक्समैन कांग्रेस पार्टी, चुनेश्वर ठाकुर जी, अतुल कड़ोरता जी चेयरमैन स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, हरिचंद शर्मा जी जो कि यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे, खेमराव ठाकुर जी, चंद्रेश शर्मा जी, संदीप शर्मा जी, डोलाराम जी, सभी बुजुर्ग साहिबान, माताएं, बहनें, और जिसका नाम छूट गया वो भी हमारे दिल में है, ऐसी बात नहीं। विजयदशमी भी तुसा सभी जो विराई, पिछले साल भी अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा हुआ। दशहरे से पहले हमारी सरकार पर, अभी हमारी सरकार को बने कुछ ही महीने हुए कि 7 जुलाई को कुल्लू में भयंकर आपदा आई, इतिहास की ऐसी आपदा जो हमने अपने जीवन काल में पहले कभी नहीं देखी। 7 जुलाई से जो बारिश हुई, 11 जुलाई तक इतनी अत्यधिक बारिश हुई, पूरा कुल्लू जिला पूरे विश्व से कट गया, ना बिजली रही ना पानी रहा। मैं अपने विधानसभा क्षेत्र में नदौन में था, मैंने वीसी के माध्यम से अधिकारियों की बैठक ली और टीवी पर यह चल रहा था कि कुल्लू में इतनी अत्यधिक बारिश आई है, बाढ़ आई है, पता नहीं कितनी जानें चली। मैं तुरंत प्रभाव से कुल्लू जिला में आया, 4 दिन मैं कुल्लू जिला में रहा, अपने मंत्रिमंडल के सभी सदस्यों को मैंने यहां बुलाया और मैं डीसी ऑफिस में गया। डीसी ऑफिस में बैठकर मैंने पहले अध्ययन किया, फिर इस चुनौती से कैसा लड़ा जाए, उस चुनौती का सामना करने के लिए यही मैंने मंत्री के सदस्यों से बैठक की। पूरे देश की एम्बेसी से फोन आ रहे थे कि हमारे पर्यटक यहां फंसे हुए हैं। 75,000 के करीब पर्यटक तकरीबन कुल्लू जिला में फंसे हुए थे, जिसमें तकरीबन 40,000 के करीब पर्यटक तो मनाली में फंसे हुए थे। मनाली पूरे देश से कट चुका था। हमने फैसला किया कि पहले जो हमारे प्रदेश की संस्कृति है, अतिथि देवो भव की, हमारे घर में जो मेहमान आए हैं
उनको उनके घर तक सुरक्षित पहुंचाने का दायित्व हमारी सरकार का। और हमने ये किया। 75,000 पर्यटकों को दिन रात मेहनत करके मैं खुद सड़क में खड़ा होकर एक प्रदेश के मुख्यमंत्री और मेरे मंत्रिमंडल के सदस्य उस ट्रैफिक को रेगुलेट कर रहे थे। हर जगह मैं डीसी मंडी, डीसी बिलासपुर से संपर्क में था। मुझे पता लगा कि कई पर्यटक तो ऐसे हैं जो अभी नई शादी के बाद अभी नया उनका बच्चा हुआ, उन्होंने पूरे 24 घंटे से खाना तक नहीं खाया। हमने कुल्लू, मंडी और बिलासपुर में सरकार की तरफ से उन मेहमानों को खाना उपलब्ध करवाया। हर जगह हमने लंगर लगवाए, फल फ्रूट बांटे, ताकि वो पर्यटक यहां से जब कुल्लू मनाली से जाए तो ये याद रखे कि कुल्लू मनाली के लोगों ने हमारी आपदा के समय बहुत अधिक सेवा की। इन परिस्थितियों से लड़े, ना बिजली ना पानी। हमने 48 घंटे के अंदर टेम्परेरी तौर पर बिजली उपलब्ध करवाई और पानी उपलब्ध करवाया। चंद्रताल में 395 पर्यटक फंसे हुए थे। एयरफोर्स से हमने जब मदद ली, उन्होंने कहा वहां लैंडिंग की सुविधा नहीं है, हम एक सोटी लेकर आए हैं, हम दूसरी सोटी लाने में नाकाम नहीं है, लेकिन कोई दुर्घटना होगी उसकी जिम्मेवारी सरकार लेगी, क्योंकि वहां दुर्घटना होने के हेलीकॉप्टर के बहुत ज्यादा अधिक चांस है। 395 पर्यटक फंसे हुए थे, कैसे उनको निकाला जाए। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा कि जब मैं लोसर से उन पर्यटकों को देखने गया, 4-4 फुट बर्फ पड़ी हुई थी जुलाई के महीने में। एयरफोर्स की जो हेलीकॉप्टर बिन था उसने इनकार कर दिया। इनकार इसलिए नहीं किया, इनकार इसलिए किया कि दुर्घटना ना हो जाए। हमारे 2 सरकार के मंत्रिमंडल के सदस्य, मैं सुंदर ठाकुर जी और जगत सिंह नेगी जी और संजय अवस्थी जी उसमें गए। जगत सिंह नेगी जी ने कहा कि हम इन पर्यटकों को निकालेंगे। 48 घंटे से ज्यादा, 72 घंटे से ज्यादा फंसे हुए। सरकार के 2 मंत्री, ऐसा उदाहरण कहीं नहीं देखने को मिलेगा, जेसीबी में बैठकर 14 किलोमीटर के रोड में जहां 4-4 फुट बर्फ थी, 395 पर्यटकों को सही सलामत हमने उनके घर में पहुंचाया। यह सरकार की संवेदनशीलता थी। पूरा कुल्लू अपने पैरों में कैसे खड़ा हो। हमने कहा कि 15 अगस्त कुल्लू में मनाएंगे, ताकि जो हमारा एक चित्तर पूरे देश में गया कि कुल्लू में बहुत अधिक तबाही हुई है, होटल इंडस्ट्री को नुकसान ना हो, टूरिज्म को नुकसान ना हो, हम कुल्लू में 15 अगस्त मनाने की तैयारी कर रहे थे। 14 अगस्त की रात को मैं कुल्लू आने के लिए हेलीपोर्ट पर पहुंचा। पता लगा पूरे प्रदेश में इतनी अधिक बारिश हुई कि शिमला के शिव बॉडी में 28 लोग दब गए। एक ही दिन में 14 अगस्त को। ऐसा हिमाचल प्रदेश के इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ। 51 मौतें। कुल्लू का हमारा 15 अगस्त का कार्यक्रम सादगी से मनाने के निर्देश दिए गए और मैं कुल्लू नहीं आ सका। फिर अंतर्राष्ट्रीय दशहरे की बात चली। सुंदर जी और हमने बैठकें की। मैंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय अगर शब्द लगाया है तो ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर का होना भी चाहिए। हमने भारत सरकार से संपर्क किया। खुद एम्बेसीज में आपके विधायक सुंदर ठाकुर जी के सब जगह गए और हमने चर्चा की। और पिछली बार 17 सांस्कृतिक दल अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरे में भाग लेने के लिए। इस बार, और जब मैं कुल्लू दशहरे में आने की तैयारी कर रहा था, मेरा पहला जीवन का दशहरा था जिसमें मैं एक मुख्य अतिथि के तौर पर आपके पास आना चाहता था, लेकिन मेरी सेहत ने मुझे इजाजत नहीं दी।
मैं उस समय बीमार हो गया। आज मेरे जीवन का ये पहला दशहरा है। आज मैं आपके बीच में आया और जो मैंने सोचा था कि इस दशहरे में भी व्यवस्था परिवर्तन करनी है, उससे अच्छा कई कार्य मैं माननीय सुंदर ठाकुर जी को मुबारकबाद देना चाहूंगा। आपने बहुत अच्छा कार्य किया। भुवनेश्वर गौड़ जी को भी साथ में मुबारकबाद देना चाहूंगा कि आप सबके सहयोग से ये दशहरा अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनता जा रहा है। इस दशहरे में कोई छोटा मोटा खर्चा नहीं होता है, बहुत खर्चा किया जाता है। अगर ये दशहरा अंतर्राष्ट्रीय स्तर का है तो इसमें बहुत अधिक खर्चा करने की जरूरत भी होती है और हम खर्चा करते हैं और इसको अच्छे से अच्छे बनाने के प्रयास हर साल करते हैं। हिमाचल देवभूमि और सांस्कृतिक विरासत हिमाचल की अपनी है। प्रत्येक जिले में दशहरे होते हैं, महोत्सव होते हैं, त्योहार होते हैं। यही हमारी संस्कृति है और इस संस्कृति में सौहार्द बनाना हमारा सबका दायित्व बनता है और इस दृष्टि से हमारी सरकार ने कार्य किया। 22 महीने से हमारी सरकार आप लोगों के लिए कार्य कर रही है। 22 महीनों से हम दिन रात ये प्रयास कर रहे हैं कि किस प्रकार शिक्षा संस्थान हमारे अच्छे बने, अच्छी शिक्षा मिले। मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि पिछली जयराम ठाकुर की सरकार 5 साल थी, जो क्वालिटी एजुकेशन है और जो केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उसके द्वारा तय किया जाता है क्वालिटी एजुकेशन। गुणात्मक शिक्षा में हम 21वें स्थान पर पहुंच गए। 5वीं का बच्चा, गांव में जो 5वीं का बच्चा पढ़ता वो दूसरी की क्लास किताब नहीं पढ़ सकता। गांव के बच्चों भी अब प्राइवेट साथ वाले स्कूल में जाने को तैयार हो जाते हैं। हमने दायित्व उठाया और आने वाले समय में समय लगता है जब एक सोच को विकसित किया जाता है। हिमाचल प्रदेश के गवर्नमेंट स्कूलों में गांव के बच्चों को पढ़ने के लिए हमने राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल बनाने शुरू कर दिए। जब मैंने बजट रखा था तो उस समय कहा था ये क्यों सोच रहे हैं गांव में कैसे बनेंगे 100 बीघा जगह में, और डे बोर्डिंग में उनको खाना भी स्कूल में मिलेगा गांव के बच्चों को, ताकि पौष्टिक आहार उनके मिलता रहे और उनके खेलने की पूरी सुविधा भी सरकार के द्वारा दी जाएगी। शाम को वो अपने घर अपने माता पिता के पास जाएंगे और उनसे अपने संस्कार सीखेंगे। हेल्थ में ऐसा बुरा हाल, डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार, इतना बुरा हाल कि डिस्ट्रिक्ट कुल्लू के हॉस्पिटल में बिल्डिंग तो बना दी, डॉक्टर नहीं, नर्सेस नहीं। अगर डॉक्टर ही नहीं है, नर्सेस ही नहीं है, आपको यही नहीं पता लग रहा कि आपको क्या बीमारी हुई है, आप पहले कुल्लू हॉस्पिटल जाते, फिर दौड़ के देखते कि यहां कुल्लू हॉस्पिटल में ट्रांसफर कर दिया मरीज शिमला में या टांडा में, टांडा वाले ने मरीज ट्रांसफर कर दिया पीजीआई में। 4 महीने में उसकी बीमारी कितनी बढ़ती है। इस तरह कुछ नहीं सोचा गया। मदर चाइल्ड का हॉस्पिटल बना है, कुछ नहीं देखा गया। हमने अभी हेल्थ की मीटिंग ली, मैंने कहा हर जगह वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज होनी चाहिए। जब मैंने बजट रखा, मेरा पहला बजट देखना आपने, मैंने रोबोटिक सर्जरी की बात की, हाई एंड मेडिकल टेक्नोलॉजी की बात की, और मुझे खुशी है कि आज उस दिशा में हम आगे बढ़े हैं। हमें यह पता लग जाएगा कि हमें कौन सी बीमारी होने जा रही है। सभी हिमाचल की जनता का हम आभा के द्वारा आपका मेडिकल हेल्थ कार्ड बना रहे हैं, आपके पास लोग आ रहे हैं, ताकि आपको बार बार पर्ची उठाकर न जाना पड़े। और मैंने अभी 2 मेडिकल कॉलेज को पकड़ा है, टांडा और शिमला को, वहां पूरी टेक्नोलॉजी कर रहे हैं और डॉक्टर पेशेंट का रेशियो, स्टाफ नर्स और हमारे पेशेंट का रेशियो भी हम फिक्स कर रहे हैं। कुल्लू में एकमात्र
जो हमारा हॉस्पिटल है, उस हॉस्पिटल को कैसे स्ट्रेंथन करना है, उस बारे में मेरी माननीय सीपीएस साहब सुंदर ठाकुर जी से बात हुई। अभी मेरे कान में भुवनेश्वर गौड़ जी भी बोल रहे थे कि हमारा एक ही हॉस्पिटल है, पता नहीं मेडिकल कॉलेज आना नहीं आना। मैं इस मंच से कहना चाहता हूं, जितनी भी यहां हमने आईजीएमसी मेडिकल कॉलेज के लिए जो वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज की बात की है, स्टाफ नर्स और पेशेंट का जो अभी रेशियो वर्ल्ड क्लास में है 1:6 है। अभी क्या है, एक नर्स 20 पेशेंट को देखती है, 12 पेशेंट को देखती है। जल्दी ही यहां स्टाफ नर्सों की नियुक्ति जो वर्ल्ड क्लास प्रैक्टिस है उसके आधार पर कर दी जाएगी, ताकि आपको कोई नर्स प्यार से भी बोले थोड़ी देर तो आपका अच्छा लगता है कि मैं ठीक हो रहे हूं। डॉक्टरों की भी नियुक्ति हम वॉक इन इंटरव्यू के द्वारा करनी पड़े तो हम उसको करेंगे। और सबसे अच्छा, जिस तरह आईजीएमसी की सुविधा यहां होगी, कुल्लू के जिला हॉस्पिटल को हम सबसे बेस्ट हॉस्पिटल बनाएंगे और स्टाफ की कोई कमी नहीं होने देंगे। चाहे क्योंकि हेल्थ की बात कर चल रही है तो मैं इसमें बताना चाहता हूं कि जो अभी मेरे पास चिट आई है जिसमें लिखा है ऑपरेशन थिएटर के लिए हमको ओटीए चाहिए, स्टाफ नर्स चाहिए, लेबोरेटरी टेक्नीशियंस के लिए हमारे को सब लोग चाहिए। ये सब चीजें मैं माननीय सीपीएस साहब से बात करके जल्दी से जल्दी आपको उपलब्ध करवा दूंगा। ये इसलिए नहीं, और जगह तो सब जगह मेडिकल कॉलेज है, कुल्लू में अभी कोई मेडिकल कॉलेज नहीं है, और इसलिए आपको अच्छी सुविधा देने का दायित्व हमारा भी है। आपके विधायक ने मुझे बात बताई है, मैं जल्दी ही अधिकारियों की बैठक बुलाकर इस पर जल्दी ही फैसला करूंगा और जल्दी ही यहां स्टाफ को फाइनेंस से भी स्वीकृति हम आपको दिलाएंगे। मेडिकल ऑफिस स्पेशलिस्ट, गायनेकोलॉजिस्ट बहुत जरूरी है। 2 इनकी बात की है, 5 मेडिकल ऑफिसर्स की बात की है, वार्ड सिस्टर तो हम आपको अच्छी दे देंगे। सारा जो स्टाफ है ये मैं आपको उपलब्ध करवा दूंगा। स्टाफ नर्स 14 है, सीनियर लैब टेक्नीशियन 5 है, ओटीए 2 है, क्लास 4 3 10 है। ये हम आपको उपलब्ध करवाएंगे अभी जल्दी से। और जितने भी कुल्लू जिला के हॉस्पिटल आदर्श संस्थान है वहां भी हम जल्दी से आपको हॉस्पिटल में नर्सेज भी दिखेगी, डॉक्टर भी नजर आएंगे। सीएससी पतलीपुर को भी ठीक करेंगे, गौड़ साहब पीछे से बोल रहे हैं। मैं एक और बात कहना चाहता हूं, आए दिन एक दिन टीवी में चला, टीवी में यह चला कि सरकार के पास पे देने के लिए पैसे नहीं। मैं विधानसभा में बैठा हुआ था, विधानसभा में बैठने के बाद मैंने पूरे नेशनल चैनल में चला। हमने क्या किया, जब हमारे पास पिछले वर्ष आर्थिक संकट था हम उससे उभरे और 1 वर्ष में हमने 2200 करोड़ रुपए का अतिरिक्त राजस्व कमाया, जो आप जनता का है। सब पता, भारतीय जनता की पार्टी के समय लुटा दी जाती थी। कैसे, उदाहरण एक दूंगा, शराब के ठेकों को रिन्यू कर दिया जाता था। अगर 1500 करोड़ रुपए का शराब का ठेका है तो 10% पर रिन्यू करके 150 करोड़ रुपया उसका आता था। मैंने कहा ये नहीं, ये गलत हो रहा है, जनता के धन को लुटाया जा रहा है। हमने ऑक्शन किया, एक ही साल में 450 करोड़ रुपए आया, उनके 4 साल के बराबर का, वो आपका पैसा है। कई प्रकार की बातें की गई, हमने सरकारी कर्मचारियों को ओपीएस दी। हमने क्यों ओपीएस दी? हमने कहा जो भी सरकारी कर्मचारी है बुढ़ापे में उसे हर महीने कुछ ना कुछ मिलना चाहिए। अगर हम इकट्ठा पैसा दे देंगे तो बच्चे के मुंह में आकर माँ बाप उस पर सारा खर्च कर देंगे। एक अश्योर्ड इनकम इन लोगों को मिलनी चाहिए। हमने पहली कैबिनेट में ओपीएस दी। मैंने कोई राजनीतिक लाभ के लिए ओपीएस नहीं दी,
मैं तो खुद कर्मचारी का बेटा हूं। हम चाहते तो अपना पहली गारंटी को 2027 में पूरा करते। हमने पहली कैबिनेट में 1,36,000 सरकारी कर्मचारियों को ऑफिस दी और कई बेचारे जो 2003 के बाद रिटायरमेंट होकर 3,000 रुपया ले रहे थे, 5,000 रुपया ले रहे थे, बंद हो चुकी थी, उनको 35,000 रुपया मिलना शुरू हो गया। भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार जो यहां थी, हमारे पर कट लगा दिए गए। और जब हमने सैलरी को, जो कैश फ्लो मिसमैनेजमेंट था, उसको हमने ठीक करने की कोशिश की, कोई फैसला नहीं लेता था। सरकारी कर्मचारी और अधिकारियों की हर महीने पे पर 1200 करोड़ रुपया खर्च होता है, 1200 करोड़ रुपया खर्च होता है। और सरकारी कर्मचारी जो रिटायर्ड हो गए, उनकी पेंशन पर 800 करोड़ रुपया खर्च होता है। और जब हम उसको पहली को पे देते हैं तो आरबीआई से हम लोन लेते हैं 7.5% के हिसाब से, उसके ब्याज पर हर महीने 3 करोड़ रुपया खर्च होता था। मैंने कहा ये 3 करोड़ रुपए को बचाना है और साल के 36 करोड़ रुपए को बचाना है, तो सैलरी को हमने 5 तारीख और 10 तारीख को पेंशन को की। जब हमने उसको ठीक किया तो हमने सरकारी कर्मचारियों की जो पे है उसको पहली को किया, क्योंकि जो 3 करोड़ बचेगा वो गांव के किसान, गांव के गरीब आदमी के हाथ में जाएगा। और हमने फैसला लिया, पूरे दिल्ली तक प्रधानमंत्री जी भी हमारी चर्चा करने लगे। आप तो देश के प्रधानमंत्री हो, वित्त मंत्रालय आपके पास है, आरबीआई है, आप एक फोन करके आरबीआई के गवर्नर को ही पूछ लेते कि क्या हमारी जो ट्रेजरी है कभी ओवरड्राफ्ट हुई है। बीजेपी के समय, डबल इंजन की सरकार के समय कई बार ट्रेजरी ओवरड्राफ्ट हुई और रेवेन्यू सरप्लस स्टेट होने के बाद उन्होंने आपकी संपदा को औने पौने दाम में लुटाते चले गए। हमने किया। और आज मैं कह सकता हूं, जब मैंने 28 तारीख को सरकारी कर्मचारी अधिकारियों को 4% डीए भी दिया, पे भी 28 तारीख को कर दी, क्योंकि हमारा सबसे बड़ा त्योहार दीपावली आने वाला है। अगर मैं 31 तारीख के बाद पहले को देता तो आपके मन में थोड़ा खर्चा करने का जो चाव होता है ना दीपावली के समय, वो कम हो जाता कि अभी तो पहली को पे मिलेगी। आप किसी से उधार मांगते, मैंने ये सोच के आपको पहले के। और आज मैं कह सकता हूं, हम वित्तीय अनुशासन लाकर हम हिमाचल प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाएंगे। मेरी पहली स्पीच जिस लोगों ने सुनी होगी, उसमें भी मैंने कहा था कि हम हिमाचल प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं, अपने पांव पर खड़ा करना चाहते हैं। हमें कुछ फैसले लेने पड़ेंगे, नहीं तो भविष्य में जो स्कूल एजुकेशन का हाल है 31वें स्थान पर, हम पहुंचकर 30वें स्थान पर पहुंच जाएंगे। डॉक्टर तो मिलेगा, पर वो डॉक्टर, आपका एक डॉक्टर कितना देख सकता है पेशेंट को, वो हेल्थ इंस्टीट्यूशन हमारे बेकार हो जाएंगे। इसलिए हम आगे बढ़ रहे हैं। और 2027 तक हिमाचल प्रदेश आत्मनिर्भर बनेगा। 2032 तक हिमाचल प्रदेश हिंदुस्तान का सबसे समृद्धशाली और अमीर राज्य बनेगा। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को यह पूछा जाना चाहिए, 5 साल सत्ता में रहे, क्यों शिक्षा का बेहाल कर दिया आपने, क्यों स्वास्थ्य संस्थाओं का बेहाल कर दिया आपने। और जो बिजली बोर्ड है, 58 बिजली बोर्ड है, हमारी स्थिति 51वें स्थान पर पहुंच गई है, 51। कहते हैं हम बिजली पैदा करते हैं, अरे बिजली पैदा करते हैं, लेकिन हम 51वें स्थान में कैसे पहुंच गए। आज आपने, जब बीजेपी ने चुनावों से पहले 5,000 करोड़ की रेवड़ियां बांट दिया, 1 रुपया प्रति यूनिट बिजली में सब्सिडी दी। अब सुंदर जी का होटल है, इनको क्या जरूरत है 1 रुपया सब्सिडी की? है जरूरत? कोई जरूरत नहीं है। व्हाइट फ्लावर हॉल है, कोई जरूरत नहीं है। 5 स्टार होटल है, कोई जरूरत नहीं है। हमने उस सब्सिडी को बंद किया तो बीजेपी वाले हल्ला करने लग पड़े। 10-10 लाख रुपया इनकम टैक्स देते हैं, 1 करोड़ रुपए इनकम टैक्स देते हैं।
मुफ्त पानी में बांट दिया, मुफ्त पानी दे दिया। पानी की क्वालिटी देखिए, गुणवत्ता उसमें भी नहीं। इन सब चीजों पर हमारी सरकार ने अंकुश लगाया है और जो पैसा बचता है वो हम गांव के लोगों के पास देते हैं। मनरेगा की दिहाड़ी कभी भी 60 रुपए नहीं बढ़ी थी, हमने उसको 240 से बढ़ाकर 60 रुपए दिया। दूध का दाम 32 रुपए होता था, 2 रुपए बढ़ा दिए जाते थे। हमने एक ही पल में बढ़ाकर उसको 45 रुपए किया और भैंस के दूध के दाम को 55 रुपए किया। आने वाले समय में हम ग्रामीण अर्थव्यवस्था को और मजबूत करना चाहते हैं। हमारी सरकार इस दृष्टि से कार्य कर रही है और मैं कह सकता हूं, आप लोगों का अगर साथ रहा, आम जनता का साथ चाहिए मुझे सुंदर हिमाचल को बनाने के लिए, जहां महिलाओं का सम्मान हो, युवाओं को रोजगार मिले, किसान को उसकी फसल का उचित मूल्य मिले, बागवान को उसके फल का उचित मूल्य मिले। हमारी सरकार और हमारे मंत्रिमंडल के सभी सदस्य इसमें व्यवस्था परिवर्तन कर रहे हैं। कोई दो राय नहीं है कि हम जल्दी ही अपने पांव पर खड़े होंगे। जिसने हमारी संपदा को लुटाया है, हमारी लड़ाई उससे भी जारी है। एनटीपीसी है यहाँ, एमएचपीसी है यहाँ, 12% फ्री पावर देते हैं, 88% खुद प्रॉफिट ले जाते हैं। हमने कहा हम आपको क्यों दे, आप हमारे साथ समझौता कीजिए, 12, 18, 30 दीजिए, ताकि 40 साल बाद वो पावर प्रोजेक्ट हिमाचल के लोगों को मिले। हुआ क्या कीजिए, हम तो भारत सरकार के उपक्रम है। मैंने कहा पानी रॉ मटेरियल है, उसका कभी रेट नहीं बढ़ेगा, लेकिन आपने क्या किया, हमारी संपदा को लूट लिया, बड़े बड़े डैम बना दिए। डैम बना के वेपोरेशन गर्मियों में होती है, सर्द हवाएं और गर्म हवाओं में टकराव होता है और क्लाउड बस्ट होता है, हमें नुकसान होता है। हमें मिलता क्या है? हमारे पास सबसे बड़ी चीज बहता हुआ ये पानी है। मैंने अभी पिछले दिनों बैठक की और कहा कि इसके लिए कानून बनाया जाए। हम अपने लोगों तक पैसा पहुंचाना चाहते हैं। अधिकारियों ने कहा, अधिकारियों को भी काम करवाना पड़ता है। मैंने कहा कि इसके लिए फर्म आइडेंटिफाई कीजिए, जो हमारे पानी का सदुपयोग करेगा वो हिमाचल प्रदेश सरकार को कोई ना कोई किसी के रूप में ले भी देगा। उस दृष्टि से हमारे आने वाले समय में हम एक और परिवर्तन करने जा रहे हैं। इसलिए आप जो कह रहे हैं, जैसे सुंदर जी कह रहे हैं, ये हाल इसलिए हुआ आपके, क्योंकि जब पैसे खर्च कुछ और जगह कर दिए गए और उसको ठीक ढंग से व्यवस्था नहीं, सुव्यवस्थित नहीं किया गया, तो ऐसा हाल होता है। मैं अंत में, जो कुल्लू में पिछली बार बाढ़ आई थी तो सुंदर जी ने कहा मुझे 8-10 करोड़ रुपए दे दीजिए, हमारी लायबिलिटी है। मैं 8 करोड़ रुपया ये पीडब्ल्यूडी विभाग सुंदर को, जो एक्शन डिपार्टमेंट है, उसको देने की घोषणा करता हूं। और मनाली वाले विधायक साहब भी बोल रहे हैं, तो मैं इनको भी 5 करोड़ रुपया देना है मनाली के विभाग एक्शन डिपार्टमेंट को देने की घोषणा करता हूं। ये तो अभी इनके द्वारा जो एक दिन के लिए मांगा गया ना, ये मांगते ही रहते हैं सुंदर जी। ये तो अभी 8 ही नहीं होगा, ये पूरी लायबिलिटी पूरा करवाएंगे, ये मैं जानता हूं इनका। और जो हमारे संस्कृति है, हमारे देवी देवताएं हैं, सुबह हम उनके पास पूजन करते हैं। कई बार पाप भी करके आ जाते हैं तो भी भगवान के दरबार में जाके फटाफट मंत्र पढ़ते कि भगवान माफ कर दे। इन देवी देवताओं के नजराने में मैं 5% बढ़ोतरी की घोषणा करता हूं। जो बेचारे ये बाजे वाले हैं, बजंतरी है, हमारे लंबे लंबे नरसिंहों को बजाते रहते हैं, पूरा जोर इसमें लगता है। और ये बड़ी अच्छी, जब ये बजते हैं तो बहुत अच्छी रौनक आती है। मैं इनके 20% की बढ़ोतरी करता हूं मानदेय में। और जो बेचारे दूर दूर से देवी देवता आते हैं हमारे, उनको भी जो दूरी बनता है उसको भी 20% बढ़ाने की घोषणा करता हूं। इन देवी देवताओं के नजराने पर 1,36,00,000 रुपया खर्च करने जा रही है। एक और बात कहना चाहूंगा, कुल्लू कैसे
और अधिक पर्यटक आए। बुबू जोड़ टनल के बारे में मैं देश के प्रधानमंत्री को मिला हूं, गडकरी जी को मिला हूं, और मैंने कहा है कि बुबू जोड़ टनल आप बना दीजिए। बुबू जोड़ टनल जब बनेगी तो यहां से कांगड़ा एयरपोर्ट आपका 1.25 घंटे का रह जाएगा, 1.25 से 1.5 घंटे के। अगर नहीं भी उन्होंने कुछ कोशिश की, अगर जयराम ठाकुर जी वहां चले जाते हैं और हमारी सारी स्कीमें रुकवा देते हैं, तो अगर नहीं भी की फिर भी हमारी सरकार उस पर पूरा ध्यान देगी, ये मैं कहना चाहता हूं। और पिंडरी के ब्रिज के लिए 26 करोड़ रुपए जो खर्च होंगे हमारी सरकार वो भी उपलब्ध करवाएगी। इसके अलावा पिछली बार आपदा में सबसे ज्यादा नुकसान कुल्लू जिला में हुआ। आपको याद होगा, कई घर उनकी हमारे परिवारों की आंखों के सामने बह गए। मुझे कई परिवार कुल्लू जिला, मनाली जिला, बंजार के ऐसे मिले जिन्होंने रात का खाना अपने घर में खाया, जिस घर में वो पिछले 30-35 साल से रह रहे थे। कहा कि आपदा आई, हमारी आंखों के सामने हम किसी तरह जान बचाकर भाग सके, पीने के पानी का गिलास भी नहीं। मकान बनाने के लिए सिर्फ 1,35,000 रुपया मिलता था, 50,000 रुपया मिलता था। मैं आप जैसे परिवार से उठकर आता हूं, मैंने कहा 1,50,000 में घर का मकान नहीं बनेगा, गांव में भी मकान नहीं बनेगा। कहते नियम ऐसे हैं, कानून ऐसे हैं। मैंने आप लोगों के लिए, हिमाचल की जनता के आम परिवारों के लिए जिनके आपदा में घर बह गए थे, 7 लाख रुपया देने की घोषणा की और उनमें 7 लाख रुपया मिला भी। इसके अलावा जो जिसके घर की आंशिक रूप से गिर गया था उसे 5,000 रुपया मिलता था, मैंने उसमें भी 20 गुना बढ़ोतरी करके 1 लाख रुपया कर दिया। तो ये सरकार आपकी संवेदना के साथ आगे बढ़ना चाहती है और आने वाले समय में गांव में रहने वाले लोगों के लिए मैं बहुत योजनाएं लेके आ रहा हूं। 70 साल से ऊपर के बुजुर्गों के लिए कि उनको मेडिकल हेल्थ में कैसे घर में देखा जाए, मैं उनके लिए भी योजनाएं ला रहा हूं। ठीक है, कुछ परेशानियां आती है। परेशानी इसलिए आती है कि कई फैसले हम लेते तो सोचते हैं कि पता नहीं क्यों लिए जा रहे हैं। हम लोग 5 साल के लिए आपकी सेवा में हैं और मैं चाहता हूं कि ऐसी नीतियां बनाई जाए और ऐसी योजनाएं लाई जाए जिसको भविष्य में कोई भी सरकार ना बदल सके, जो आम जनता से जुड़ी होगी, जो गांव की जनता से जुड़ी होगी। इसलिए हम आए दिन बैठ के करते हैं। और अंत में मैं एक बार फिर से इस अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरे के शुभ अवसर पर आप सब लोगों को कुल्लू, हिमाचल जिसकी देव संस्कृति बहुत अधिक महान है, बहुत बहुत बधाई देता हूं। इस उम्मीद के साथ कि अगले वर्ष मेरी सुंदर जी और गौड़ से चर्चा हो रही थी, और अधिक इसको सुंदर बनाने के लिए हमारी सरकार प्रयास करेगी। आपने मेरी बात सुनी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक इनके हरिपुर दशहरा मनाली में होते हैं तो स्टेज पर जब बोल रहे होते तो फायदा उठाने की कोशिश करते हैं, तो 1 लाख रुपया 25,000 मिलता था, मैं उसको बढ़ाकर 3 लाख रुपया करने की घोषणा करता हूं। धन्यवाद।